कामयाबी उम्र नहीं, हौसले देखती है। जिन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं, जो जीवन में कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं, जिनकी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति मजबूत होती है, ऐसे लोगों के जीवन में कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश कुशवाहा और आप देख रहे हैं एम ऑफ लाइफ। तो चलिए आज मिलते हैं एक ऐसे ही व्यक्ति से जिनके बुलंद हौसलों ने उम्र के मायनों को बदल दिया और आज चेन्नई जोन के सबसे युवा टीटी के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। तो आइए मिलते हैं चेन्नई जोन से यंगेस्ट टीटी विष्णु कुमार जी से। तो विष्णु कुमार जी, कृपया अपने बारे में दर्शकों को बताइए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं विष्णु कुमार, सिलेक्टेड एज सीसीटीसी इंडियन रेलवे। तो विष्णु कुमार जी, आपका जो सिलेक्शन सीसीटीसी में हुआ है, तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था या इससे पहले आपने और भी एग्जाम दिए हैं? जी सर, रेलवे में तो मेरा ये पहला अटैम्प्ट था। ओके। लेकिन मैंने और भी कई टाइप्स के एग्जाम दिए हैं, जिसमें एसएससी, सीएचएसएल, बीआरसी, एनपीसीएल और यूपी लेखपाल भी दिया था। लेकिन एक बार मेरा सिलेक्शन एचडब्ल्यूबी में पीपीओ की पोस्ट पर हुआ था। अच्छा। जहाँ मैं मेडिकल एंड स्किल टेस्ट भी दिया था, लेकिन मैं वहाँ फाइनल मेरिट से बाहर हो गया था। ओके। तो एक फाइनल रूप से आपका ये पहली बार आपका सिलेक्शन हुआ है इसमें जी। बाकी एग्जाम आपने और भी दे रखे हैं? दे रखे। ओके। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर रेलवे में कोई अभ्यर्थी टीटी बनना चाहता है तो उसे अपने स्टडी प्लान में किसी तरह के चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर आपके अनुसार एक विद्यार्थी का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? सर, चेंज तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि मैथ एंड रीजनिंग तो ज़्यादातर एग्जाम में सेम आता है। ओके। लेकिन जैसे हम किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो उसमें पता पड़ता है किसी एग्जाम में इंग्लिश को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रखी है, रेलवे में ज़्यादातर जीएस को प्रायोरिटी और जीएस में साइंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रखी होती है। ओके। तो जैसे आप एग्जाम वाइज जैसे जीएस की प्रायोरिटी ज़्यादा रखी है तो जीएस की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, उसको ज़्यादा टाइम देने लगे तो। ओके। मतलब आपके अनुसार स्टडी प्लान में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में सिलेबस जो रहता है वो सभी में कॉमन रहता है। बस जीएस का आपको अगर पैटर्न चेक करना है तो आप उस जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम का आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो उसके आप मॉक टेस्ट लगाइए। उससे एक आपको आइडिया लग जाता है कि जीएस में किस सेक्शन में आपको ज़्यादा वेटेज है, या उसको कहाँ पे आपको किस एरिया में ज़्यादा मेहनत करनी है। जैसे उन्होंने बताया कि रेलवे में इन्होंने जब मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया तो इनको पता चला कि साइंस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, तो उन्होंने उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया। बात करें एसएससी की, तो ऐसे हाल ही में एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है, तो उसमें आप जैसे देखेंगे कि कंप्यूटर को थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा दिया है। तो ये आप आराम से पता लगा सकते हैं कि किस एग्जाम में किस चीज़ को वेटेज ज़्यादा दिया गया है। वो उसके आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो आप आसानी से आप ये जान पाएंगे किस सेक्शन पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना है। बाकी मैथ्स रीजनिंग में मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में कॉमन सिलेबस रहता है, तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो ये तो था स्टडी प्लान, मतलब उसके बारे में कि कोई हमें चेंज करना है कि नहीं करना। बात यह है कि किसी स्टूडेंट का एक अब जो स्टडी प्लान है वो क्या होना चाहिए? स्टडी प्लान में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे स्टूडेंट को सबसे पहले जिसकी तैयारी करना चाहता है उसका सिलेबस एक बार कंप्लीट करे पूरा। बिल्कुल। कंप्लीट करने के बाद उसे रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद उस चीज़ के मॉक टेस्ट लगाएं, उस एग्जाम के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर लगाएं, और प्रीवियस लगाने के साथ साथ आप चेक एनालिसिस करते रहें, और जिसमें कमी आ रही है जिस सब्जेक्ट में जिस टॉपिक से, उस टॉपिक को आप नोट से दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, नंबर आपको बनने लगे। बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत अच्छी इन्होंने रणनीति बताई कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, तो आप सबसे पहले उसके सिलेबस को पूरा कंप्लीटली खत्म करिए। उसके बाद उसके मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट से आपको पता चलती है आपकी वीकनेस के बारे में, उन पर आप थोड़ा सा एनालिसिस करो और उनको फिर वर्कआउट करो उस पर काम करके। तो ये 3 तरीके होते हैं जो कि इन्होंने बताए। बाकी एक और बात बताइए कि एक स्टूडेंट जब तैयारी के दौरान जब वो तैयारी कर रहा होता है तो कभी कभी एक ऐसा फेज आ जाता है कि वो डिमोटिवेट हो जाता है और कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है पढ़ाई में, लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो इस सिचुएशन से वो किस तरीके से डील करे? सर, ऐसा सभी के साथ होता जाता है। ओके। लेकिन आपको जब लगे कि नहीं यार अब पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप 2 मिनट बैठ के ये सोच सकते हैं कि मैंने ये पढ़ाई क्यों स्टार्ट की, या मैंने ये काम क्यों करना स्टार्ट किया। उसके अपने क्यों को पहचाने। बिल्कुल। जैसे आप अपने पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, या फिर किसी को आपको जॉब देना है कि नहीं मुझे नौकरी लगा के रहनी है, तो ये सोचें तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे और अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड रहें। ओके। मतलब हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमने कोई भी चीज़ स्टार्ट करी है तो क्यों करी है। जब भी हमारे अंदर कुछ ऐसा डिमोटिवेशन वाले फेज में हम जाते हैं तो हमें ये याद रखना है कि हमने किसी ना किसी रीजन से इसकी शुरुआत जरूर करी होगी। तो जब भी आप जाते हो डिमोटिवेशन वाले फेज में तो कम से कम एक बार जरूर सोचो कि क्या हमने जो सोचा था वो पूरा हुआ। अगर नहीं हुआ तो हमें बिना उसे पूरा किए पीछे नहीं हटना है। तो अपने आप से एक सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर जनरेट होगा और आप मैक्सिमम चांस है कि आप उस तरफ नहीं जाओगे डिमोटिवेशन के फेज में, और आप उसको टैकल करने के लिए आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये तो रही मोटिवेशन की बात। एक दूसरा फेज जो हमने बात करी कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते हम, एक आ ही जाता है ऐसा टाइम कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं पूरी अपना बेस्ट देने की, कंसंट्रेट करने की, पर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे हम किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं? कंसंट्रेशन के लिए तो आपको लॉन्ग टाइम पढ़ाई नहीं करनी है। जैसे आप 5 से 6 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, वो ऐसा नहीं होता, किसी पे नहीं होता पाता है। हाँ। जैसे आपको स्लॉट वाइज पढ़ाई करनी है। बिल्कुल। जैसे आप 2 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद आप 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ओके।
ब्रेक लेने के बाद आप उसमें गाने भी सुन सकते हैं, बाहर घूमने भी जा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू पढ़ाई शुरुआत करें। ओके, मतलब आपके हिसाब से कंटिन्यू पढ़ाई नहीं करनी है हमें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हम कंसंट्रेशन में उसमें फ़र्क पड़ता है। सही बात है। लॉन्ग टाइम तक अगर अभी एक ही जगह पर बैठ के पढ़ाई करते रहेंगे तो कंसंट्रेशन में ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है। और अगर आपसे बचना चाहते हैं तो जैसा उन्होंने बताया बिल्कुल उस चीज़ को फॉलो करिए। लगातार स्टडी ना करके टुकड़ों में पढ़ाई करिए। 2 घंटे पढ़ाई कर ली, 15 मिनट का गैप कर लिया, उसमें आपको जो बेस्ट लगता है, म्यूजिक सुनना, टहलना, जो आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। इवन मैं तो यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा, जिसको भी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है तो वो मॉर्निंग में मोटिवेशन के लिए और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए अपना योगा को प्रेफर कर सकता है, क्योंकि योगा भी हमारी एक हेल्दी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा होना चाहिए। उसमें हम उसको, अगर हम उसको ज्वाइन करते हैं, योगा को सुबह सुबह करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन बढ़ाने में हम उसमें मतलब हेल्प मिलती है हमें उससे काफ़ी ज़्यादा। तो विष्णु कुमार जी, हमारा अगला सवाल है कि एक स्टूडेंट के जीवन में खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स की कितनी अहमियत होती है, और एक बेहतर नोट्स में किन किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है? सर नोट्स की तो बहुत ज़्यादा अहमियत है। ओके। सबसे पहले हमें अपने सेल्फ रिटेन नोट्स बनाने चाहिए। बिल्कुल। और नोट्स में बेस्ट से बेस्ट तरीका लिखें अपना, जो मतलब आपको समझ में आए उस तरीकों को आप बेस्ट से बेस्ट तरीका लिखें, क्योंकि ये नोट्स आपके काम आएंगे आगे जब आप रिवीजन करोगे। तो आप जितना हो सके शॉर्ट्स में लिखो, जितना शॉर्ट में लिख सकते हो, और वो लिखो जो आपको नहीं आता या आपको जल्दी से समझ में आए। ओके। और जैसे आप नोट्स में किसी चैप्टर को खत्म करते हैं, उसमें 4-5 पेज बाद में छोड़ सकते हैं। जैसे आपको बाद में कोई चीज़ अपडेट दिखे, बिल्कुल, तो उस अपडेट को आप उसमें नोट्स कर सकते हैं। और एक अच्छे नोट्स होने के लिए आप अपने नोट्स में सभी कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करें, और जितने भी कॉन्सेप्ट रहते हैं आप मेनली कॉन्सेप्ट्स को तो रखें उसमें, और उसमें सारी अपडेटेड चीज़ें होनी चाहिए। ओके ओके। तो जैसा कि उन्होंने बताया, एक अच्छे नोट्स के लिए ये सही बात बोली उन्होंने कि एक जिस चैप्टर के आप नोट्स बना रहे हैं उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको आप कहीं ना कहीं शॉर्ट्स में आप लिख लीजिए, शॉर्ट बना के। इसके बाद जो भी उसके लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है उनको भी आप अगर इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, और ये कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को एकदम से हाइक कराने में आपको हेल्प करेगा एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो ये तो रही नोट्स के बारे में बात। तो हमारा अगला सवाल है, एक अभ्यर्थी अपनी कमियों का पता कैसे लगा सकता है, और उन कमियों पर काम करने का एक बेस्ट तरीका क्या है? सर कमियां तो हम मॉक टेस्ट लगाने से पता पड़ेंगे। ओके। जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसका एनालिसिस करें। एनालिसिस में आप देखें किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कम है नंबर आ रहे हैं हमारे। बिल्कुल। तो जिस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं उसमें आप ज़्यादा ध्यान देने लगे तो कम पता पड़ जाएंगे आपको। अच्छा, तो एक नॉर्मल, जैसा आपने मॉक टेस्ट की बात कही, तो एक नॉर्मल एक स्टूडेंट को लगभग कितने मॉक्स लगा लेने चाहिए ताकि थोड़ा सा उसे प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए और उसे कॉन्फिडेंस गेन हो जाए? सर ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि किसको कितने लगानी चाहिए, लेकिन मैं अपनी बताऊं तो मैंने तो रेलवे प्री के लिए लगभग 144 प्रैक्टिस लगाए थे। ओके। और मेंस के लिए 114 प्रैक्टिस लगाए थे। अच्छा, जो ठीक ठाक है। अच्छा अच्छा, मतलब एक ठीक ठाक जितना हम मॉक्स लगा लेंगे उसमें उतना ही ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा। और कमियाँ, जो आपने बात बोली, सही बात बोली कि कमियाँ हम पता कर सकते हैं मॉक टेस्ट के द्वारा। बिल्कुल। हमारा अगला सवाल है कि एग्ज़ाम टाइम में हम किस तरीके से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं? सर मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि एग्जाम टाइम में तो हमारे शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे। बिल्कुल। शॉर्ट नोट्स में जैसे कि आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट जिस सब्जेक्ट में जिस टॉपिक से कम नंबर आते हैं हमारे, बिल्कुल, तो आप नोट्स खोलिए, उसे बेसिक से रिवाइज कीजिए। बेसिक रिवाइज करने के बाद आपको चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर दोबारा मॉक टेस्ट लाएंगे तो उसमें आपके नंबर अपने आप बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम टाइम में शॉर्ट नोट्स की जो अहमियत है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और अगर हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं अपने, तो कम समय में अगर हमको रिवाइज करना है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हुए चलते हैं तो आपको मतलब ऑब्वियस ही बात है कि एग्जाम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास मॉक्स हैं, और वहीं से आपकी कमियां पता चलती हैं। उन पर जब आप काम करोगे रिवीजन करके तो कहीं ना कहीं आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के चांस बनते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि एक बच्चा जो बार बार फेल हो रहा है तो उसको अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखना चाहिए? सर फेलियर का सामना तो हम सभी को करना पड़ता है। बिल्कुल, मैंने भी किया था। इस सब से हमको हारना नहीं है, दोबारा उठना है, बिल्कुल, दोबारा तैयारी करनी है। बिल्कुल, हम सब में एक आदम में सांस है, नेक्स्ट बढ़ती हमारा इंतजार कर रही हैं। तकदीर से बिगड़ी तकदीर बना ली, खुद पे भरोसा है तो एक दाव और लगा ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात कही इन्होंने, बिल्कुल सही बात कहा। एक फेलियर जो है वो कभी हमारा ये डिसाइड नहीं करती है कि सब कुछ खत्म हो गया है। एक फेलियर एक नई सुबह की शुरुआत होती है। आप चाहो तो उस फेलियर को इस तरीके से ले सकते हो कि अब आपको एक बार फिर से एक मौका मिला है आगे बढ़ने का, आपके पास एक फिर से चांस मिलेगा नई भर्तियों में, आप उनके लिए अप्लाई करिए। आपको हार नहीं माननी है, आपको खुद पर भरोसा रखना है, और आपकी जो भी कमियाँ हैं उन पर काम करते हुए आपको आगे बढ़ना है, और डेफिनेटली किसी ना किसी दिन आपका जो भी एम है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो विष्णु कुमार जी, आज का सबसे खूबसूरत सवाल, जब आपका फाइनल मेरिट में नाम आया
तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? जी सर, उस पल को मैं भूल नहीं सकता। जिस दिन मेरा फाइनल रिजल्ट में नाम आया तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को बताया। मेरे पापा उस दिन घर नहीं थे, लेकिन शाम को पापा जी घर आए। मैंने पापा जी पैर छुए और पापा जी ने पूछा क्या हुआ है। तो मैंने पापा जी बताया, पापा जी मेरा सिलेक्शन रेलवे में NTPC थ्रू TT पद पर हो गया है। तो पापा ने मुझे गले लगाया और शाबाशी दी और कहा वाह बेटे मज़ा आ गया। और उसके बाद मैं दादी जी के पास भी गया था, दादी ने मेरी बला ली। मैं चाचा जी के पास भी गया था और चाचा जी ने मुझे गले लगाया और चाचा जी ने कहा कि तेरी मेहनत आज रंग लाई। तो उस दिन मैं बहुत रोया खुशी से और उस दिन सभी बहुत खुश थे और मेरी आंखों में खुशी के आंसू। बिल्कुल बिल्कुल, ये खुशी की बात है ही। और आपको बहुत बहुत बधाई रेलवे में CCTC के पद पर सिलेक्शन लेने के लिए। तो ये तो रही है खुशी के मौके की बात। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे आपको लगा हो कि सर अब इसके बाद तो मैं जॉब लेके रहूँगा, आपने वहाँ ठान लिया हो कि मुझे हर हाल में जॉब लेनी है? सर ऐसा हुआ था एक बार, हमारे यहाँ मिलने वाले हैं। इस दिन हमारा CHSL का रिजल्ट आया था। उस दिन मैं 2 नंबर से फाइनल कट ऑफ से बाहर हो गया था। अच्छा अच्छा। उस दिन तो उन्होंने कहा कि ये 2 साल से क्या कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है ये, इसे ये नहीं, इसका कुछ नहीं होगा ऐसे करके। तो मैंने सोचा कि यार अब तो सिलेक्शन लेके ही रहना है मुझे जल्दी और इनको ये करके दिखाना है मुझे। अच्छा अच्छा। हमारा अगला सवाल, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जी, सफलता का श्रेय तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता को देना चाहता हूँ जी, जिन्होंने मेरा हर परिस्थिति में सपोर्ट किया। बिल्कुल। उसके बाद सभी गुरुजनों का, आपका और अंकुर शर्मा सर जी का, जो स्मार्ट कोचिंग सेंटर आगरा पढ़ाते हैं जी। जो बच्चे प्रिपरेशन के फेज में अभी जो तैयारी कर रहे हैं अभी, तो आप उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे लेके जाएं? जी सर, जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप इस क्षेत्र में आ गए हैं तो आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। बिल्कुल। उसके साथ धैर्य भी रखना है। बिल्कुल। बिना धैर्य कुछ नहीं होता है। जैसे आप कंटिन्यूटी पढ़ाई कर रहे हैं और धैर्य नहीं आपके पास तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल। जैसे 2-2 साल लग जाते हैं, 3-3 साल भी लग जाते हैं, यहाँ तक कि रेलवे ने तो 4 साल भी लिए हैं। बिल्कुल। तो धैर्य नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं सही बात है, धैर्य रखना पड़ता है आपको। और साथ में जैसे उन्होंने कहा कि रेगुलरिटी, आपको ऐसा नहीं करना है कि 2 महीने पढ़ाई कर ली, 3 महीने पढ़ाई कर ली, फिर बीच में फिर गैप ले लिया। कोशिश ये रखनी है कि जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक एक कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, चीज़ें रिवाइज करते रहनी है। और तो आप बहुत जल्दी जो आपका एम है वो जरूर पूरा होगा, ये हमें भी भरोसा है और आप भी भरोसा रखिए। बस इसी उम्मीद के साथ आप पढ़ाई करते रहिए। और जिस दिन आप सफल होंगे ना, और अहंकार में न सही खड़े होकर कहना कि कट न पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, वो मेरे फेंके हुए जुमलों से काम लेते हैं जिनसे बंद है बोलचाल मेरी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हमारा आज का आखिरी सवाल जी, हैव यू गॉट योर इनिशियल एम ऑफ लाइफ? जी सर, इनिशियल रूप से तो मुझे एम की प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी व्यक्ति को एक जगह रुकना नहीं चाहिए जी। हमेशा अपने आप को नेक्स्ट टारगेट देना चाहिए और आगे चल के तरक्कियों को प्राप्त करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थी आज की हमारी मुलाकात विष्णु कुमार जी के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।